So good morning, all my dear students. I am Dr. Bikram Prasad, Associate Professor in Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal. Due to the request from Dr. Sandeep Thakur sir, I am agreed to give one small presentation on the topic application of remote sensing and GIS in the field of water resources. So the contents for today's presentations are introduction, literature review, objectives of the study, methodology, result and discussions, conclusions and references. In today's world is facing various alarming problems due to climate change, change in temperature, encroachment of populations, variations in the intensity and duration of rainfall. So recently we can see that the Amphan in Bengal and Odisha have affected many places and also have been damages lots of lives and the cost of the affected areas. So how to rectify these problems? कैसे हम इन problems को handle कर सकते हैं? Although हमें जो है due to with the help of the scientist हमें बहुत सारे informations पहले मिल चुके थे, जिसके कारण हमने एक जो है alarming दे दिया था population को कि हाँ ऐसा problem हो सकता है, जिसके कारण हमने जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाए हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका बहुत योगदान है। पहले भी जो सुनामी आए थे, अलग-अलग जो है क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे देश में होते रहे हैं और वर्ल्ड में भी होते रहे हैं। तो इसको कैसे जो है साइंटिस्ट उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, किस तरह से उसको हैंडल किया जा रहा है, कैसे हम बता पा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स आने वाला है। तो इसमें जो मेजर रोल है हमारा दैट इज़ ऑफ द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी जो आज डेवलप है। So advancement in the sophisticated space technology along with declining cost of computer hardware and software has made remote sensing and GIS affordable to not only complex environmental but also affordable to an increasing wider audiences. तो पहले की हम बात करते हैं, पहले जब स्टार्ट हुआ था आज से अगर हम 20 से 30 साल की पहले की बात करें तो हमारे पास एक कंप्यूटर खरीदने के लिए हमें लाखों रुपए की ज़रूरत होती थी। लेकिन आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स बहुत आसानी से अवेलेबल्स हैं, अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स भी हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और ईज़िली अवेलेबल्स हैं। तो उससे हम बहुत सारी चीज़ जो है आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं हमारे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि रिमोट सेंसिंग के बारे में मैं थोड़ा-सा बताऊँ क्योंकि ऑल्दो हम सभी लोग को पढ़ाया जाता है, तो जैसे पहले क्या था कि सर्वेइंग चैप्टर में एक यूनिट रहता था रिमोट सेंसिंग का। तो उससे क्या होता था रिमोट सेंसिंग का जब एक लास्ट यूनिट तो बच्चे जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। अरे यार रिमोट सेंसिंग है लास्ट में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। बट ग्रेजुअली टाइम टू टाइम आप देख रहे होंगे कि जैसे अभी जो सेकंड ईयर में है, तो उनके लिए रिमोट सेंसिंग का एक अलग से सब्जेक्ट्स बना दिया गया है। जैसे भोपाल में अगर हम आरजीपीवी में बात करेंगे, तो थर्ड ईयर में एक रिमोट सेंसिंग के लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट बनाया गया है। इसी तरह से हम देखेंगे अगर सेकंड ईयर में भी तो जियोलॉजी के साथ-साथ में रिमोट सेंसिंग भी पढ़ाया जाता है। तो इस पे डे बाय डे बहुत फोकस किया जा रहा है। हम देखेंगे कि इसका यूजेस कहाँ पे होते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे आर्मीज़ में भी इसका फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है कि टारगेट करने के लिए कि जो एनिमीज़ हैं वो कहाँ पर हैं, लोकेटेड कहाँ पर हैं, तो उसको लोकेट करने के लिए हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोकेट कर पाते हैं कि वो हमारे एनिमीज़ कहाँ पे हैं। जिस तरह से जैसे आप लोग अगर सुने होंगे कि ओसामा बिन लादेन को कैसे ट्रैक करके जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको अटेंड किया था। इस तरह से जैसे अभी लेटेस्ट जितने भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, सभी कहीं न कहीं रिमोट सेंसिंग जीआईएस का यूज़ है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि ओला ऐप्स वगैरह जो डेवलप हुए हैं, कहीं न कहीं वो गूगल मैप का जो यूज़ है, वो सभी रिमोट सेंसिंग जीआईएस का ही एप्लीकेशंस दिया गया है। तो बेसिकली रिमोट सेंसिंग होता क्या है? तो रिमोट का जो मीनिंग है वो होता है डिस्टेंस प्लेसेस, ठीक है ना? दूर के ऑब्जेक्ट्स और सेंसिंग क्या है उस जिसको हम सेंस कर पाते हैं, ठीक है ना?
सेंसर्स के थ्रू पहचान पाते हैं, है ना, जिससे हम क्या है इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। तो बेसिकली इसमें प्रोसेस क्या होता है, ये हमारा सन है। सन जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के पास जो है वो रेडिएशंस अलग अलग पहुँचते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, जैसे ये आपका बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये अगर प्लांट्स की हम बात करेंगे, ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वाटर है, तो अलग अलग जो है सभी के जो है कलर्स अलग अलग होते हैं। तो वो जो है एनर्जी जो है वो आपका एमिट करता है और फिर जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। कुछ पोर्शंस जो होते हैं एनर्जी के वो एमिट कर पाते हैं और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो सन होते हैं आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से देते हैं, जिससे क्या होता है जिससे क्या होता है कि एनर्जी रेडिएट होते हैं, रेडिएट होने के बाद अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो उस तरह से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंस करते हैं और सेंस करने के बाद फिर एमिट करते हैं और फिर उसको रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये अब हमारा जो है ये सैटेलाइट है, ठीक है ना। तो सैटेलाइट से जो है वो अलग अलग इमेजेस लेती हैं, जो भी आपको एमिट किया जाता है रेडिएशंस फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो क्या करते हैं सैटेलाइट्स में जा करके वो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अलग अलग जो पिक्सल्स के फॉर्म में इमेजेस बनते हैं वहाँ पे। फिर इमेजेस जो होते हैं वो उसको फिर क्या करते हैं, हम उसको प्रॉपरली जहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टेशंस होते हैं वहाँ पे उसको हम सेंड करते हैं। उसके बाद प्रॉपर प्रोसेसिंग एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद जो है हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। तो बेसिकली द डेफिनेशंस, रिमोट सेंसिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट an object or features without physically coming in contact with the object's features using sensors on airplanes or satellites. These sensors collect data in the form of images and provide specialized capabilities for manipulating, analyzing and visualizing those objects. तो बेसिकली यही है हमारा कि ऑल्दो हम उसके कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, लेकिन हम जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। So the different stages. First, what I have told you, the emissions of the electromagnetic radiations from the source, that is sun, and then transmission of energy from the source to the object, and then interactions of electromagnetic radiations with the object and subsequent reflection emissions, transmission of energy from the object to the sensor, recording of energy by the sensor, transmissions of the recorded informations to the ground stations, and further processing of the data into digital or hard copy images, and then further the analysis of the data. For different utilizations, we use the different data we what we get from the satellites. So the processing is the geographical information system is a computer-based tool for mapping and analyzing features events on Earth. GIS technology integrates common database operations such as query and statistical analysis with the maps. GIS manages location-based information and provides tools for display analysis of the various statistical including population characteristics, economic development opportunities and vegetation types. तो बेसिकली हम लोग जो है फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग जीआईएस, रिमोट सेंसिंग जीआईएस। तो व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस? तो रिमोट सेंसिंग जो है इट इज बेसिकली द डाटा एक्वायरिंग सिस्टम, ठीक है ना। इससे हम क्या करते हैं, डाटा एक्वायर करते हैं रिमोट सेंसिंग से। और जीआईएस में क्या होता है, जो है हम प्रोसेसिंग करते हैं, इससे हम प्रोसेसिंग करते हैं जीआईएस से, जो भी हमने डाटा एक्वायर किया है उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद जो है हम उसको यूज में लाते हैं। So there are different applications, but today we're going to focus on water resources and specifically on one specific topic which I have done in my PhD during uh, NIT Bhopal. So various applications like water resources mapping, in this that is water resources image analysis, how we do image analysis, and further estimation of watershed physiographic parameters. तो जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं सेडिमेंटेशंस एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अलग अलग जो डैम्स हैं, डैम्स में क्या हो रहे हैं, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो पा रहे हैं। अलग अलग जो है
जैसे कि वाटर रिसोर्स मैपिंग में, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि डैम्स में या अलग-अलग जो रिजर्वायर्स हैं, वहाँ के जो है कैपेसिटी जो है वो फुल हो रहे हैं, ठीक है ना? धीरे-धीरे जो है सिल्ट डिपोज़िशंस हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो हो रहा है सेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं वहाँ पे डिपॉज़िट्स हो रहे हैं। डिपॉज़िट होने के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो जो कैपेसिटी है रिजर्वायर का वो क्या हो रहा है डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है। तो जो जो पर्पज़ से हमने जो डैम्स डैम्स कंस्ट्रक्ट किए थे या डिफरेंट रिजर्वायर्स बनाए थे, तो उसमें क्या हो रहा है कि कहीं न कहीं कैपेसिटी रिड्यूस होने से जो फर्दर जो हम उसको वाटर यूज़ कर पा रहे हैं फॉर द इरिगेशन पर्पसेज़ या वाटर सप्लाई के लिए, तो कहीं न कहीं वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे जो स्टडी है उसमें बताया गया है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रिजर्वायर्स इन इंडिया आर गोइंग टू बी फुल्ड बाय सिल्ट इन लास्ट 25 ईयर्स। तो हमें ये बहुत ही अलार्मिंग प्रॉब्लम है कि जो सेडिमेंटेशंस जो डिपॉज़िट हो रहे हैं, सिल्ट कहाँ से आते हैं? सिल्ट जो है वो कैचमेंट एरिया से आता है। कैचमेंट एरिया से आकर के क्या होते हैं वो रिजर्वायर्स में डिपॉज़िट हो जाते हैं। डिपॉज़िट होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे कैपेसिटी रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है? तो फर्दर नेक्स्ट जो है एस्टिमेशन ऑफ वाटर सेट फिजियोग्राफिक पैरामीटर्स, लैंड यूज़ एंड लैंड कवर क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि आज प्रेजेंट सिनेरियो में अलग-अलग जहाँ पे जो है जो यूज़ किया जाता है, लैंड यूज़ जो किया जाता है वो वैरी कर रहा है। पहले जो था ज़्यादातर जो था विलेजेस थे, हमारा एग्रीकल्चरल लैंड एरिया था, लेकिन नाउ जो अब क्या हो रहा है वो बदलते जा रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज़ में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है ना? फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रहे हैं, तो उससे क्या-क्या प्रॉब्लम्स अफेक्टेड होंगे, है ना? तो वो हमें स्टडी करने को मिलता है इससे। फर्दर वाटर शेड प्रायोरिटाइज़ेशन, जैसे कि हमने आपको बताया कैचमेंट एरिया में जहाँ से जो वाटर जो आते हैं रिजर्वायर में, तो वहाँ से हम देख पाते हैं कि कौन-कौन से एरिया जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है सॉइल इरोजन से। इरोजन से कहाँ पे अफेक्टेड है या जो फ्लड से कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, उस एरिया को हम क्या करते हैं आइडेंटिफ़ाई करते हैं। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हम बता पाते हैं कि इस एरिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम सॉइल इरोजन्स को रोक सकें और सेडिमेंटेशंस को हम मिनिमाइज़ कर पाएँ। फर्दर वाटर कंजर्वेशंस के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, अलग-अलग जो है वाटर कैसे हम कंज़र्व कर सकते हैं, ठीक है ना? एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स, जो मेट्रोलॉजिकल डाटाज़ हैं उसको कैसे यूज़ किया जाता है डिफरेंट इंस्पेक्शंस के लिए, रेनफॉल रन ऑफ डाटा जो आते हैं, कैपेसिटी कितना होगा, जो हम कैसे रिजर्वायर डिज़ाइन करेंगे, डैम डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसमें कितने वाटर स्टोर किए जाएँगे, अकॉर्डिंगली हमें डैम की हाइट कितने बनाने हैं। प्रेसिपिटेशन, इवापोट्रांसपिरेशन, सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशंस, अलग-अलग डिफरेंट हर एरियाज़ में हम इसे रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस को हम यूज़ करते हैं। क्योंकि हम आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोलॉजी में कि जो डाटाज़ होते हैं वो 30 इयर्स के हमें लेने पड़ते हैं, उसको एनालिसिस करना पड़ता है, एस्टिमेशंस करना पड़ता है, तो वो क्या है बहुत ही रिगरस टास्क हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें या फ्लड एनालिसिस की अगर हम बात करें, फ्लड कंट्रोल की बात करें, तो वहाँ पर भी जो है बहुत ही ज़्यादा डाटाज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि एनालिसिस करना डे बाय डे बहुत टफ हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी, इसको हम क्या है बहुत आसानी से कर सकते हैं और लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं और जो कॉस्ट भी होता है वो हमारा कम ही लगता है, रिलेटिव टू मैनुअल वर्क जो हम करते हैं। फर्दर अदर अलग एप्लीकेशंस भी हैं जैसे रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग में, कि जैसे कि मान लीजिए पार्टिकुलर आपके कैचमेंट एरिया में इतना रेनफॉल हुआ है, तो इससे रन ऑफ कितना आएगा पार्टिकुलर, तो वो एक आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है रेनफॉल रन ऑफ में, तो उसको भी हम क्या है टोटली मॉडल्स के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं। ड्रॉट असेसमेंट हम देख सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे जो हैं फार्मर्स जो सुसाइड कर लेते हैं, ड्रॉट हो जाते हैं एरियाज़ में, कहीं न कहीं हम उसको भी असेस कर सकते हैं और उसको भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फ्लड मैपिंग कर सकते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इरिगेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है हमारे पास वाटर रिसोर्सेज़ में ही मैं इतना बता रहा हूँ, तो अगर हम बात करेंगे टोटल सिविल इंजीनियर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे कि क कई बार बोला जाता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे पास नहीं है जो लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं हमारे लिए। हमारे पास स्किल्ड जो हैं रिसर्चर, साइंटिस्ट की कमी है देश में। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टूडेंट से कि इस पर ज़रूर थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। So basically today I am going to start the one top very small topic out of all the topics from the water resources, that is image analysis. फिर हम इमेज एनालिसिस की बात करेंगे, बहुत छोटी सी बात करेंगे कि सेडिमेंटेशन हम रिजर्वायर में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली आप तो हम लोग सब जानते हैं कि जो भी रिजर्वायर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो
lake is one of the credible hydrologic structure mainly for storage of water, so that the store water may be used for human life in various aspects. तो बेसिकली सभी रिजर्वायर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे ज़्यादा। बहुत सारे हमने लिटरेचर रिव्यूज किए थे इसके लिए, तो इस पे भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम्स जो है लिमिटेड है हमारे पास। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो है हमारा उसको मैं बता देता हूँ। तो असेस द डिपॉजिट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन एंड द सेडिमेंटेशन रेट इन अपर लेक भोपाल। तो बेसिकली हमने जैसे आपको बताया था कि अलग अलग रिजर्वायर में सेडिमेंटेशन हो रहे हैं, तो हमने जो स्टडी किया अपर लेक भोपाल यहाँ का बहुत ही अच्छा लेक है, जिसका जो है अराउंड 40% जो वाटर सप्लाई है भोपाल शहर में वो इनके द्वारा होता है। और हम उसमें बताए हैं कि सेडिमेंटेशन हर साल कितना हो रहा है वहाँ पे, टोटल स्टोरेज कितने हो रहे हैं, और क्या-क्या जो है कंडीशंस हम उसमें अप्लाई करें ताकि जो है वो हमारे लिए मिनिमाइज़ हो सकता है। तो दिस इज़ द बेसिकली स्टडी एरिया हमारे एमपी में भोपाल शहर में। दिस इज़ द स्टडी एरिया, दिस इज़ द लेक एंड दिस इज़ द ड्रेनेज मैप। क्या? So these are the descriptions of the upper lake. The main source of the lake is Kolans River. The catchment area of this river is lake is 362.35 kilometers square. Area of the upper lake is 31 kilometers square. This is basically the data we have collected from different organizations. First of all, we have got the different data from the authorities, the municipal corporation, and we have got all the data from the year-wise data, highest and lowest level of the lake. ठीक है, तो दिस इज द मेथोडोलॉजी। सबसे पहले हमने क्या किया, डाटा कलेक्शन करते हैं इसमें और तो बेसिकली जो सेडिमेंटेशन पहले जो होते थे और आज जो होते हैं उसमें डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, और उसका एप्लीकेशन कैसे हमने कैलकुलेट किया ये बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे हम जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे, ट्रेडिशनल मेथड में जो हम कंटूरिंग करते थे, रिजर्वायर का कंटूरिंग करते थे। कंटूरिंग करने के बाद जो एलिवेशंस हमने लिया है उसके बाद हम उसका जो है कैपेसिटी कैलकुलेट करते थे। ठीक ना, कि कितना जो है कैपेसिटी है रिजर्वायर का। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डेज में हम क्या करते हैं, उसके एलिवेशंस के बेसिस पे वाटर निकालते हैं, कंटूर्स बनाते हैं, कंटूर्स के बेसिस पे फिर ट्रेपेजोइडल फार्मूला यूज करने के बाद फिर हम उसका जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली उसको मैं और फर्दर बताऊंगा। तो हमें जो है हम लोग जो सैटेलाइट इमेजेस यूज करके इसको बनाए हैं, तो उसमें 30 ईयर्स के डाटा हमने लिया है, और जो हमने स्पेसिफिकली जो है एलिवेशंस के बेसिस पे हमने इसको स्पेसिफाई किया। 6 डेट हमने कैलकुलेट लिए हैं, और वो जो है हमने जो इमेजेस जो है एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से हमने वो डाटा हमने परचेज किए थे। ठीक है ना, तो हमारे पास हर दिन का डाटा वहाँ पे अवेलेबल रहता है, उसके बेसिस पे फिर हमने उसको कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद जो है इमेजेस को हमने एफसीसी एंड एनडीडब्ल्यूआई इमेजेस बनाए। बनाने के बाद फिर उसका वाटर स्प्रेड एरिया कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद यूजिंग ट्रेपेजॉइडल फार्मूला हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। फिर जो हमारा ओरिजिनल जब स्टार्टिंग में जब जो लेक था, जब हमारा जो डैम बनने के पहले जो लेक का जो कैपेसिटी था वो हम देखते हैं, और आज के डेट में देखते हैं उसको। फिर हमने देखते हैं कि कितना उसमें जो है सेडिमेंट डिपॉजिट हो चुके हैं। उसके बाद फिर हम जो है देखते हैं कि कितना हमारे पास सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया। उसके बाद जो टोटल एरिया ईयर का जो डाटा था उसके बेसिस पे फिर हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें निकल जाता है कि हर साल में कितना आपको जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम बताते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे देखेंगे, ये हमारा जो है हमारा ये दिस इज योर कंटूर मैप। ठीक है ना, ये हमारा कंटूर मैप है। तो जैसे इसमें हम क्या है मैनुअली भी हम स्टडी कर सकते हैं, तो लेकिन मैनुअली अगर स्टडी करना पड़ेगा तो हमें क्या है बोर्ड के थ्रू रिजर्वायर में बहुत जाना पड़ता है, और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और फिर लाइफ भी रिस्क पे रहता है। और ये दिस इज ये है हमारा एलिवेशन। ठीक है ना, ये एलिवेशन है आपका रिवर का या रिजर्वायर का। तो हमें क्या करना पड़ता है, थ्रू दी वाटर पिक्सल्स जो हमें मिलते हैं, हम क्या कर जो हमें इमेज मिला है, हमें एनालिसिस से इमेज को हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस के बाद हम स्पेसिफिकली वाटर पिक्सल्स को हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। वाटर पिक्सल्स को डिस्टिंग्विश करने के बाद हम उसके एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपका, अगर हम बात करें कि इस तरह से हमारा कंटूर निकला है। ठीक है ना, ये अगर हम 3 की बात करें, है ना, ये 3 जो है हमारा कंटूर मिल गया। तो तीनों का जो है हमें जो है वाटर पिक्सल से हमें एरिया मिल जाता है। एरिया मिलने के बाद थ्रू दिस ट्रेपेजोइडल फार्मूला
हाइट हमें पहले से पता रहता है, डैम अथॉरिटी से हम जानते हैं कि इतने हाइट पे जो है रिजर्वायर का जो वॉल्यूम होता है, सॉरी रिजर्वायर का जो हाइट होता है तो वो कितना आता है, ठीक है ना, हाइट से हमें मिल जाता है। और हमने एरिया जो है थ्रू द इमेज एनालिसिस हमने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। डेट वाइज हमें हाइट मिल गया है, क्योंकि डैम अथॉरिटीज जो होते हैं हर दिन का लेवल लेते हैं। डैम अथॉरिटीज क्या करते हैं, हर दिन का लेवल लेते हैं, और जो एरिया कैलकुलेट करते हैं हम क्या करते हैं, वो वाटर पिक्सल से कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया, जो कि ट्रेडिशनल मेथड में हमें थ्रू आउट कंटूर्स बना के करना पड़ता है, जो हमें आसानी से सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू एरिया कैलकुलेट हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये फार्मूला कैलकुलेट करने से हमें क्या है, उसका वॉल्यूम पूरा मिल जाता है ना। तो हमने जो 6 डाटास लिए थे वो ये स्पेसिफिकली लिया था। हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ दी हाइट्स पे लिया है, हमने बात किया है अलग अलग हाइट्स पे, हमने ले लिया, कैलकुलेट किया, दिस इज द हाइट, और हमारे एरिया हमने स्पेसिफिकली कैलकुलेट कर लिया। ये जो है दी आर दी इमेजेस वी हैव टेकन फ्रॉम द एनआरसी, और उसको हमने एनालिसिस करने के बाद, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो है वाटर पिक्सल्स है हमारे पास, ठीक है ना। ये जो है उस टाइम का, इस डेट के लिए 13 मई 2015 का डेट के लिए ये हमारा वाटर पिक्सल्स मिला है। इससे हम बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया कितना था वाटर का। सिमिलरली हमने 6 डाटास लिए, ये 6 वो डाटास के हमारे पास जो है वाटर पिक्सल्स मिल गए। वाटर पिक्सल्स मिलने से क्या है, हमारा क्या है, वाटर स्प्रेड एरिया मिल जाता है, A1 A2 मिल गया हमारे पास। और हाइट जो है, हाइट डिफरेंस जो है हमारे पास, ये हमने जो है डेली बेसिस पे जो डाटा था वहां से हमने रिकॉर्ड कर लिया था। तो यहाँ से हमारे पास जो है वाटर स्प्रेड एरिया मिल गया, और हमारे पास जो हाइट दिया था, तो वहां से हमने जो है वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद उसको हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया, तो यहाँ से हमें रिवाइज वाटर स्प्रेड एरिया मिल जाता है, ठीक है। ओरिजिनल रिवाइज कैपेसिटी, तो यहाँ से फिर हमने जो है जो लेवल्स है, दिस इज द लेवल्स इन मीटर, मीटर के बेसिस पे लेवल है, और ये हमारा जो है लॉस इन परसेंटेज, कम्युनिटी परसेंटेज में कितना जो है लॉस हुआ, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे, ये हमारा रिवाइज्ड है, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल लेवल था जब हमारा जो है डैम बना था, ठीक है ना, जब हमारे पास डाटा थे आज से 53 ईयर्स बैक, जब वहाँ पे सर्वे हुआ था, उस टाइम के डाटा से हमने ये ग्राफ बनाया। और अभी जो हमने एनालिसिस किया वहाँ से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेवल्स है वाटर का, वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो गया है। वाटर कैपेसिटी जो है हमारा, क्यूमुलेटिव कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो रहा है। देख सकते हैं इतना जो है गैपिंग आ गए हैं, दैट मीन्स इतना क्या हुआ है, हमारा जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गया है। उसके बेसिस पे हमने क्या है, सेडिमेंट्स निकाल लिया है। तो वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है जो 53 ईयर्स में, तो हर साल जो है जो सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं वो आपके इतना हो रहे हैं, 5,80,000 मीटर क्यूब जो है हमारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बेसिस पे फिर हमने जो टोटल जितने ईयर्स थे उसमें से हमने तो डिवाइड कर दिया, तो फिर हमारे पास इतना मिला, 25.47% इतना हमारे पास कैपेसिटी मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा एक बहुत ही स्मॉल टाइम पे हमने ये किया है प्रेजेंटेशन। तो ये बेसिकली इसमें हमने यही कैलकुलेट किया कि यहाँ से हमारे पास सेडिमेंट्स डिपॉजिट मिल जाते हैं, और कितने हर साल कितना डिक्रीज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अभी तक 25.47% जो है आपका जो रिजर्वायर कैपेसिटी था, वो क्या हुआ, सेडिमेंट से डिपॉजिट हो चुके हैं, जो कि हमारा लॉस हो चुका है। इतना परसेंटेज जो है कैपेसिटी ऑफ वाटर हमारा लॉस हो गया है, ठीक है ना। तो इससे हम कर सकते हैं, देखिए बहुत आसानी से, जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज करते तो वो बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस होता था। बाकी ये हमारा बहुत ट्रेडिशनल है, हमारे पास इमेजेस हर दिन के अवेलेबल है, ये आप किसी भी रिजर्वायर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, और कहीं के भी लिए भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली, इसके बाद तो यही है बेसिकली, हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें आइडिया नहीं है ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत कुछ लिखा, तो बहुत ही कम मेंशन किया हूँ, जैसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, CSMR, SWQA, NWDA, वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वर्क कर रहे हैं हमारे देश में। और गवर्नमेंट जो है बहुत फंडिंग करती है, बहुत ज़्यादा फंडिंग करती है वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए। इवन मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या हो रहा है, कि इतने प्रोजेक्ट्स फंडिंग होने के बाद भी प्रॉपर जो है हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। बहुत सारे जो है हम लोग को क्या करना पड़ता है, फंडिंग कभी कभी रिटर्न भी करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हम कहीं ना कहीं उसमें लैक कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें और भी बहुत सारे हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है डेवलप हुए हैं, और गवर्नमेंट बहुत फंडिंग कर रही है। जैसे अभी लेटेस्ट 7 स्टेट में जो है हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए जो है नरेंद्र मोदी जी ने
एक घोषणा की थी। तो कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है हमारे पास। These are all my references. Thank you all of you. Basically, this is my YouTube channel, Dr. Bikram Prasad. I have uploaded many videos regarding civil engineers, and I have also one websites and knowledgefrenzy.com specifically for civil engineers. So you can go through that websites and learn many topics there. And we have also Facebook pages, so you can also uh, go and like that pages. Also, you can subscribe my YouTube channels. And if you have any questions, you can